नमल। उस शाम कसरे कारदार में रंगों का सैलाब सा नजर आता था। सारे घर और सब्ज़ार के दरख्तों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया था। वसीअ और अरीज लॉन्ग रूम और डाइनिंग हॉल में सोनिया की सालगिरह की थीम्ड पार्टी ज़ोरों शोर से जारी थी। अगले हफ्ते सोनिया को स्कूल ट्रिप के साथ बाहर जाना था, इसलिए सालगिरह 8 दिन पहले मुनक्किद की गई थी। केक कट चुका था। मेहमान टोलियों की सूरत में घर के अंदर टहल रहे थे। आहमर कान में लगे आले को दुरुस्त करता सिक्योरिटी के अमूर का जायज़ा ले रहा था। पर्स मामूल की मसरूफियात जारी थी। ऐसे में जवाहरात मुस्कुराकर चंद हजरात को कह रही थी, मैं यकीनन इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हूँ जिसके 2 जवान बेटे उसके दोनों बाजू बने हों और उसका सहारा हों, और माशाल्लाह दोनों अपने बिजनेस में सेट भी हों। इससे ज़्यादा लकी कौन होगा? तफाखुर से वो कह रही थी और सामने वाले तायद कर रहे थे। इधर हाशिम 2 अफराद से हंसते हुए बातों में मगन था। आँख के किनारे से वो अवतार को भी देख रहा था, जो सब लोगों के दरमियान में अलग थलग सी खड़ी दिखाई देती थी। वो बार बार अपने मोबाइल को देखती, जैसे बोर हो रही हो। एक्वा थीम की पार्टी में जहाँ हर शख्स ने समंदरी मखलूक जैसे कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि सोनिया का नया क्रश फाइंडिंग डोरी के ट्रेलर के बाद समंदर की मखलूक थी। आबदार ने नीमो का नारंगी रंग ज़ेबतन कर रखा था, मगर सर का रुमाल सुर्ख ही था। वो उदास और बोर नजर आती थी। हाशिम गुफ्तगू को जारी रखते हुए कनखियों से उसे ही देख रहा था। वो खुद मुकम्मल सफ़ेद सूट में मलबूस था और सोनी के पूछने पे उसने कहा था कि वो आइसबर्ग है, बर्फ़ का तोता जो नीले समंदर में सर उठाकर खड़ा होता है, न पिघलता है न टूटता है, और बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है। सोनी उसे काफ़ी देर खामोश होकर देखती रही थी। मेरा मैसेज मिला अवतार? जवाहरात की आवाज़ पे अभी चौंक कर मुड़ी। सामने बनी सबरी मुस्कुराती हुई जवाहरात खड़ी थी। लिबास शार्क के जैसा सिल्वर था और आंखों में भी वैसे ही तनदेही थी। मिल गया था और मैंने उस वीडियो को तबाह कर दिया है, मुकम्मल ख़त्म। अब कोई आपको उसके ज़रिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता, इसलिए बेफिक्र रहें। वो बेजारी से गोया हुई। मुझे यकीन नहीं है, जवाहरात ज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली थी। तो मैं क्या करूं? वो शाने उसकाकर उखड़े अंदाज में बोली थी। यहाँ से हाशिम को आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, मगर अंदाज सारे आयात है। वो इन दोनों के बीच की सारी हिद्दत महसूस कर सकता था। सो अपने मुसाहिबीन से माजरत करके आबी की तरफ आया। रेड, तुम ठीक हो? नरमी से उसे पुकारा। जवाहरात उसकी आवाज़ सुनते ही आगे बढ़ गई। अलबत्ता आबी उसे देखकर जबरन ज़रा सा मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल। इधर उधर देखते हुए बोली। सोनिया की सालगिरह की तकरीबात की बहुत शोहरत सुनी थी कराची में। ये पहली दफ़ा है कि मैं इसमें शिरकत कर रही हूँ और काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हूँ। मगर वो मुस्कुराते हुए उसे गौर से देखकर बोला, मुझे ऐसा लगता है तुम बार बार किसी के मैसेज या कॉल के इंतज़ार में हो। अभी की रंगत ज़रा बदली, मगर संभल के मुस्कुराई। बाबा नहीं आए ना, तो सोच रही हूँ उनके आने की उम्मीद रखूँ या नहीं। अच्छा, उसने सर को खौंद दिया, मगर उसे यकीन नहीं आया था। ये तड़प, ये बेताबी, सब बहुत आया था। दूर खड़ी शहरीन ने गिलास से घूंट भरते हुए तीखी नज़रों से इस मंजर को देखा था। हाशिम एक नई उड़ान की तैयारी में था। यूं शेरी का ताल्लुक इस महल से टूटने के करीब था। ये शहजादी उसे कहाँ दाखिल होने देगी दोबारा? अब वो कैसे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर समेटे? उसका जहन नाकाम किस्म के ताने बाने बुन रहा था। फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन थी। वो क्या करे? शाम के साए गहरे हो रहे थे। सारा के लाउंज में बैठे अफराद की सगवारियत में इजाफा होता जा रहा था। किसी ने बत्तियां नहीं जलाई थी। पूरज और टीवी की रोशनी ने ही कमरे को मध्यम सा रोशन, मध्यम सा अंधेर कर रखा था। ऐसे में फारिस बैरूनी दरवाजे से दाखिल हुआ तो सादी ने भी इख्तियार खड़ा होकर पूछा। सारा ने भी उम्मीद से उसे देखा। उसके आंसू अब खुश्क थे, मगर आंखें सुर्ख थीं। उनमें उम्मीद भी थी और खौफ भी। क्या हुआ? कुछ पता चला? फारिस ने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। किसी जगह नहीं है वो। सारा उसे देखती रही, पलकें गिराई नहीं, बस खुश्क आंखें उस पर जमाए रखी। वो सादी को केस की प्रोग्रेस बता रहा था। पुलिस के नाके, सीसीटीवी ट्रेल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एकदम सारा फट पड़ी थी। सबने चौंक कर उसे देखा। तुम सब जिम्मेदार हो। वो गुलाबी आंखों से नफरत से फारिस और सादी को देख रही थी। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को
एक और तजर्बे की भेंट चढ़ा दिया है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, इसीलिए नहीं रखती थी मैं तुम लोगों से कोई ताल्लुक, इसीलिए तुम्हारी तरफ आना छोड़ रखा था मैंने, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं मुसीबत में पड़ूंगी, मेरे बच्चे नुकसान उठाएंगे। तुम लोगों ने धकेला है हमें इस सब में। लाउंज में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सारा, 2 बच्चों को नुकसान नहीं देगा, थोड़ा सा सब्र करें हम, फारिस ने कहना चाहा। सब्र? वो एकदम उठी, कुछ क्षण परे फेंका और फारिस को देखकर घबराई। कितना सब्र? 8वां सब्र करूं, जैसे सादी की माँ ने किया? 8वां से तो पहले वो नहीं छोड़ेंगे ना मेरे 2 बच्चों को। ना कोई कॉल आएगी, ना तावान मांगा जाएगा। मैं तो पहले ही नहीं दे रही थी गवाही, फिर क्यों क्यों उठाया मेरे बच्चों को? आंसू फिर से उसकी आंखों से टप टप बहने लगे थे। मैंने तो बार बार कहा था सबको कि मैं गवाही नहीं दूंगी, फिर क्यों की मेरी गोद खाली? अब गवाही मत दे सारा, बस दुआ करें, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, जुमर ने कहना चाहा, मगर उसने सर झटक दिया। अब किसी की किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसका गम अब गुस्से में बदलने लगा था। फारिस, जो अभी तक खड़ा था, खामोशी से वापस मुड़ा तो साथी बोल उठा। अब किधर जा रहे हैं? हाशिम से मिलने, वो सपाट सर से अंदाज में बोला था। मैं भी आऊँगा। वो उसकी तरफ लपका तो जुमर दहल कर आगे आई। पागल हो तुम सादी, उसके घर दावत है आज, एक दुनिया होगी वहाँ, तुम नहीं जा सकते उधर, तुम उससे नहीं मिल सकते। मगर मुझे जाना है, वो दुखी लगता था। तुम यहीं रुको, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा वापस बैठो। फारिस ने सख्ती से मना किया तो सादी बुरे मूड के साथ सोफे पे बैठ गया। वो बाहर निकला ही था कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ आई। वो उकता कर घूमा। सादी, मैंने बोला है ना तुम। वो ठहर गया। सारा पैरों में चप्पल डालती आंखें रगड़ती आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। हरगिज़ नहीं सारा, वो तेज़ी से परेशान होकर बोला था। सारा ने रुक कर उसे देखा तो आंखों से आग की लपेटें उठ रही थी। तुम मुझे रोक सकते हो? तुम मुझे रोक सकते हो क्या? और फारिस को एहसास हुआ वो वाकई उसे नहीं रोक सकता। वो इस वक्त सिर्फ एक माँ थी। कसरे करदार के लॉन्ग रूम में ऊंचे सुरों में बजती मौसीकी अपने अरूज पे थी। खाना खाया जा रहा था, केके गूंज रहे थे। ऐसे में इस सब से बेनियाज नौशरवान अपने कमरे में बेसुध लेटा छत को तक रहा था। बाहर का माहौल उसे बेजार कर रहा था। वो तैयार तक नहीं हुआ था, यूं ही शब ख्वाबी के लिबास में लेटा था। दराज आधी खुली नजर आती थी और अंदर की पुड़िया मलफूफ दिखाई देती थी। गोया सफ़ेद पाउडर की तलब से दराज खोली, मगर बेजारी से वहीं छोड़ दी। आज उससे भी दिल चाट हो गया था। अब कोई गम यूं मिटाने से नहीं मिटता था। अब क्या दवा की जाए इस मर्ज की? नीचे लाउंज में आओ तो हाशिम एक दफ़ा फिर आबदार के करीब आ खड़ा हुआ था। दोनों ने हाथों में प्लेटें उठा रखी थी और वो बात करने के साथ कहा भी रहे थे। मैं केस लड़ रहा हूँ, उसने निगाहें आबी के चेहरे पे जमाई ठहरे हुए लहजे में कहा। आबी ने निगाहें चुराई। मैं निकाल रहा हूँ अपने ख़ानदान को इसमें से, वो उसे पावर करवा रहा था। इससे क्या होता है? मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। वो इधर उधर देखती एकदम गैर आरामदेह सी लगने लगी थी। मगर ये सब तुम चाहती थी? आबी ने आंखों में एकदम तनदेही भर के उसे देखा। लेकिन क्या तुमने ये मेरे कहने पे किया? हरगिज़ नहीं। अब मुझे नहीं पता कि तुमने ये क्यों किया, मगर तुमने मुझे साफ इनकार कर दिया था माय डियर ग्रैम रीपर। और अब तुम खुद को इस स्कैंडल से निकाल लो तो भी क्या? तुम्हारी पार्टी में इस दफ़ा इतने लोग नहीं आए कि तुम लॉन भर सको, और जो आए हैं वो मुसलसल ट्रायल की बातें कर रहे हैं। हाशिम की गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी। इससे पहले कि वो बहुत सबसे कुछ कहता, कान में लगा आला कुछ बोला। हाशिम के तासुरात अचंभे से बदले। फारिस, आर यू श्योर? वो इधर क्यों आया है? कान पे हाथ रखकर वो कफलिंग्स में लगे आले में बोल रहा था। वो जितना हैरान हुआ था अभी उतनी ही चौंकी थी। फारिस आया है? वो बेइख्तियार बोली थी। हाशिम तेज़ी से बाहर को लपका। वो चंद लम्हे तो हक्का बक्का खड़ी रही, फिर उसके पीछे भागी। गेट के बाहर नीचे को जाती सड़क पे कार खड़ी थी और 2 अफराद दरवाजे के साथ खड़े नजर आ रहे थे। उनके गिर्द आध दर्जन गार्ड्स चौंकन्ने से खड़े थे, गोया इधर वो हरकत करें और उधर वो उनको शूट कर दें। हाशिम तेज़ कदमों से चलता दाखिली चौकी तक आया। उसे देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्या मसला है? क्या हो रहा है? घर की बैरूनी चारदीवारी की बत्तियों के बायस सारा मंजर दिखाई देता था। हाशिम गेट के करीब आया और उसे खोला। फारिस उसके पुकारने पे उस तरफ घूमा। हाशिम के कंधे की
ओट से आबी ने देखा। वो रफ सी जीन्स और पूरी आस्तीन की शर्ट में मलबूस था। उसकी आंखों में गुस्सा था और माथे पे गहरी सलवटें। वो तीर की सी तेजी से हाशिम की तरफ लपका और उसे गिरबान से पकड़ा। किधर है अमल और नूर? हाँ, वो गुर्राया था। जहाँ अभी सुन रह गई वहाँ बहुत सी गन्स उसकी तरफ तन गई। हैंड्स ऑफ! हाशिम ने झटके से उसके हाथों को नीचे झटका और एक कदम पीछे गया। एक गार्ड ने गेट बंद कर दिया। ऐसे में सारा फिर कर गेट के करीब आई। हाशिम अब सलाखों के दरवाजे के पार खड़ा था। वो इससे 2 फीट फासले पे रुकी और सुर्ख अंगारा आंखें उस पे जमाए बुलंद सा गुर्राई। मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाशिम ने कॉलर झाड़ते एक नज़र उसे देखा, दूसरी अपने कंधे के पीछे खड़ी हैरान सी अवतार पे डाली। फिर चेहरे पे गर्मी लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। हाशिम कारदार, तुम्हारे आदमी सुबह मेरी बच्चियों को अगवा करके ले गए थे। मैं उनकी माँ उनके बाप के कातिल से पूछने आई हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। वो चिल्ला कर बोली थी। फारिस उसके ऐन पीछे आ खड़ा हुआ था। एक गार्ड उसके चिल्लाने पे बरहमी से उसकी तरफ बढ़ने लगा तो फारिस ने फ़ौरन जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। एकदम से बहुत सी गन्स के लोड होने की आवाज़ आई। फारिस ने आहिस्ता हाथ बाहर निकाला तो उसमें सेल फोन था। अगर तुम लोगों ने हमारे साथ ज़रा सा भी गलत सलूक करने की कोशिश की तो मैं एक बटन दबाऊंगा और सोशल मीडिया पे यहाँ की लाइव फीड जाना शुरू हो जाएगी। हज़ारों लाखों लोगों के सामने तुम और तुम्हारे बंदे ऑन एयर होंगे, इसलिए बंदूकें नीचे करो। वो झड़क कर बोला था। अभी सिर्फ उसका चेहरा तक रही थी। वो अभी तक सुन थी। हुआ क्या है? हाशिम ने बेजारी से उसकी बात काटी, साथ ही गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने असलहा नीचे कर लिया। हाशिम, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो फिर हलक के बल चिल्लाई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहिबा कि हुआ क्या है? वो चबा चबा कर बोला था। हाशिम, वो एकदम मज़ीद आगे आई और इन आहनी सलाखों को थामा जो दोनों के बीच हायल थी। निगाहें लम्हे भर के लिए भी उसके चेहरे से हटाए बगैर वो गुर्राई थी। तुम क्या समझते हो? मैं कोई डरपोक औरत हूँ? बुज़दिल हूँ? तुमने समझा क्या है मुझे? एक कम हिम्मत औरत? हकारत से उसने सर झटका। हाशिम कारदार, मैं वो औरत हूँ जिसके नीचे 2000 मर्द थर के उन सहराओं में काम करते हैं जहाँ तुम्हारा ये एयर कंडीशनर पे चलने वाला जिस्म 10 मिनट में पिघल जाएगा। मैं वो औरत हूँ जो मिसाइल बनाती है, बॉम्ब्स बनाती है। मैं अगर मोहतात थी तुम्हारी तरफ से मसलहत से काम ले रही थी तो इसको तुम मेरी कमज़ोरी मत समझना। मेरी उंगलियों के चंद क्लिक्स और एक ड्रोन की मार है तुम्हारा ये सारा महल। मैं इस काबिल हूँ हाशिम कि तुम्हें तुम्हारे इस महल समेत ज़मीन बोझ करने में मुझे चंद क्लिक्स और एक ड्रोन की ज़रूरत होगी। और यकीन मानो मेरे खिलाफ कोई FIR भी नहीं कटेगी क्योंकि मैं हसास इदारे की साइंसदान हूँ। मेरे पास बहुत सी प्रोटेक्शंस हैं। सो मेरी बात सुनो। अगर उंगली उठाकर तुम बेकी मेरे बच्चे 1 घंटे के अंदर अंदर वापस घर ना आए तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, हाशिम पुरसकून सा कंगार कर बोला, मगर आप लोग ये ड्रामा कहीं और जाकर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सोशल मीडिया पे चंद हिट्स लेने के लिए इस तरह के नाटक करना इंतहाई गिरी हुई हरकत है। मैं बच्चों से जंग करने वाला आदमी नहीं हूँ। हकारत से उनको देखा और फिर हाथ जलाकर इशारा किया। नाउ गेट लॉस्ट प्लीज़। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ और वापस मुड़ गया। सारा अभी तक ऊंची आवाज़ में कुछ बोल रही थी, शायद वो बद्दुआएं दे रही थी। फारिस अब उसे वापस ले जा रहा था मगर वो गुस्से से चिल्ला रही थी। हाशिम चंद कदम चलकर रुका और चौंक कर आबी को देखा। वो पीछे आते आते रुक गई थी, बिल्कुल शश्तर गुमसुम। तुमने उनके बच्चे को आकर लिए? वो बेयकीन थी। ओ कम ऑन, वो कह रहा था। ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। अभी ने एक मलामती नज़र उस पर डाली और नबी में सर हिलाया। शादी की दफ़ा भी तुमने यही कहा था। हाशिम चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सका। उसके मुंह पे जैसे अभी ने एक दफ़ा फिर बेलचा दे मारा था और उसको तासुब से देखती आगे बढ़ गई थी और वो बिल्कुल मंजमंद खड़ा रह गया, बर्फ़ के मुजस्मे जैसा, ठंडा और बेजान। सारा जब वापस घर में दाखिल हुई तो वो काफ़ी थकी थकी दिखाई दे रही थी। फारिस खामोशी से उसके पीछे आ रहा था। रात उतरने लगी थी और सारी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थीं। उन्हें आते देखकर सादी और जुमर बेइख्तियार खड़े हो गए थे। कुछ पता चला? क्या कहा उसने? सादी ने पूछा था। जुमर चुप रही, बिल्कुल चुप। फारिस ने महज नफ़ी में सर हिलाया। सारा चुपचाप सोफे पे बैठ गई, घुटनों पे थोड़ी जमा दी और खुश्क आंखों से दूर खिला में देखने लगी।
सब खामोश हो गए। लाउंज में अजीब दहशत ज़दा सा सन्नाटा छा गया। सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी, या खुश्क आंसुओं की। पुलिस। जुमर ने फारिस पे निगाहें जमाई। एक लफ्ज़ी इस्तफसार किया। उसने गहरी सांस ली। कुछ मालूम होगा तो वो बताएंगे। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जुमर पास उसे देखती रही, कुछ बोली नहीं। वो कुछ सोच भी रही थी। जाने कितने मिनट गुजरे, कितनी घड़ियाँ बीतीं, जब बाहर आवाज़ सुनाई दी। हलचल, बोलने की आवाज़, गाड़ी के खुलते बंद होते दरवाजे, इंजन के चलने रुकने की आवाज़, अमल की आवाज़। फारिस तेज़ी से उठा, मगर सारा उससे पहले ही नंगे पैर बाहर भागी थी। बरामदे में आकर वो रुक गई, गोया मुंजमद हो गई। गेट से अमल और नूर अंदर दाखिल हो रही थी। वो साथ में मुसलसल बोलती जा रही थी। उनके हाथों में गिफ्ट बैग्स थे और शॉपिंग बैग्स भी। सारा एक टेक इनको देखते गई। फिर कोई सकता सा टूटा। वो भागी और इन दोनों को खुद से लिपटा लिया, उनके चेहरे छुए, बालों पे हाथ फेरा। परेशानी से वो उनको जैसे टटोल रही थी। तुम ठीक हो? तुम लोग किधर थे? उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो बेताबी से पूछ रहे थे। बच्चियां उनके अंदाज से एकदम उलझन का शिकार हो गईं, और तभी सारा को एहसास हुआ कि गेट से कोई और भी अंदर दाखिल हो रहा है। बिजली की सी तेज़ी से उसने चेहरा उठाया